हम लोग मांग की लोच पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम बिंदु विधि द्वारा मांग की लोच ज्ञात करते हैं। अर्थात जब किसी एक पॉइंट पर हमको मांग की लोच ज्ञात करनी होती है, या यूँ समझो कि जब बहुत सूक्ष्म परिवर्तन के संदर्भ में मांग की लोच की व्याख्या करनी होती है, तो हम बिंदु विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब परिवर्तन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम मांग की लोच कैसे ज्ञात करेंगे, वह बिंदु विधि के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति में हमें आर्क मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। एक आपको सिर्फ हम उदाहरण पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप इसमें समझ जाएंगे। जैसे जब हम बिंदु विधि से किसी भी मांग की लोच को ज्ञात करते हैं और जबकि परिवर्तन काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि रिज़ल्ट अलग अलग दशाओं में अलग अलग तरह से आ जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर यह मान लिया जाए कि किसी वस्तु की कीमत पहले P1, बहुत ध्यान से सुनना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुनोगे समझ में आ जाएगा। कीमत P1 10 है, P2 15 है। एक यही स्थिति हो सकती है। और एक दूसरी स्थिति हो सकती है कि कीमत P1 15 हो और P2 10 हो। ध्यान देना, एक जगह मूल्य बढ़ रहा है, एक जगह मूल्य घट रहा है, लेकिन डिफरेंस दोनों में कितना है? 5 ही का है ना। खैर, क्वांटिटी जब 10 रुपया मूल्य था तो 200 है, जब 15 रुपया मूल्य था तब 100 हो गई। उसी तरह जब 15 रुपया मूल्य है तो 100 हो गई, और जब 10 है तो 200 हो गई। यहाँ भी डिफरेंस कितना आएगा? इसका मतलब कि दोनों दशाओं में डिफरेंस। अब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जब निकालोगे, और मान लो कि पहले हम 15 रुपया और 100 रुपया बेस मानकर निकालते हैं पहले, तब कितना आता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू लिखते हैं तो 100/5 और 15/100 बराबर 3 आता है। फार्मूला पीछे लिखे हो, केवल इसे हमको रख देना है। लेकिन जब 10 और 200 को बेस बनाते हो तब 100/5 गुणे 10/200, 1 आ गया। अब कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब यह है कि हम उसी मूल मात्रा, सब वो इसी है जैसी है, परिवर्तन है। एक जगह 1 आ रहा है, एक जगह 3 आ रहा है, यानी हमको 2 तरह की इलास्टिसिटी प्राप्त हो रही है ना। तो सो पॉइंट इलास्टिसिटी इज नॉट रिलायबल व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इज वेरी लार्ज। अगर परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर है तो बिंदु विधि रिलायबल नहीं है। तब क्या करना है? ऐसी स्थिति में टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी कैलकुलेट आर्क इलास्टिसिटी। तो ऐसे में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? आर्क इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर बड़ा चेंज हो रहा है तो उसको जानने के लिए हम आर्क मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और यही आर्क मेथड हम लोगों ने कल देखा था कि हम उसमें सिर्फ जो मांगी जाने वाली मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन या कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को कैलकुलेट करने का तरीका बदल देते हैं। मांगी जाने वाली मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन के लिए हम अंतर में Q1 और Q2 का अंतर निकालते हैं, उसमें Q1 और Q2 के योग का भाग देते हैं और सबको 2 से डिवाइड करके 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ जो फार्मूला हमको प्राप्त होता है वह बिल्कुल वही रहता है, डेल्टा Q बटे डेल्टा P, लेकिन वहाँ P1 की जगह P1 प्लस P2 हो जाता है और Q1 की जगह Q1 प्लस Q2। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और यहाँ वह चित्र बना है जिसमें कि हमको वो आर्क दिखाई पड़ता है। जैसे ये है, अगर ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है तो ये है आर्क है। अगर यहाँ से इतना परिवर्तन होता है, देख रहे हैं ऐसे, तो इस आर्क एक आर्क बन जाता है। इसी की हम व्याख्या करते हैं। ठीक है। अब देखो, जो हमारा पुराना एग्जाम्पल है 10-15 और 15-10 वाला, जब हमने बिंदु विधि से निकाला था तो एक जगह 3 आ गया था मांग की लोच, एक जगह 1 आ गई थी। अब देखो, इससे निकालोगे जब तुम, तो आर्क मेथड से जब निकालोगे तब हो जाएगा डेल्टा Q बटे डेल्टा P।
और P1 प्लस P2 बटे Q1 प्लस Q2। तो यहाँ डिफरेंस 100 बटे 5 हो गया और गुणे 15, 10, 25 और 100 और 200 300। इसका मतलब 100 बटे 5 और गुणे 25 बटे 300 बराबर आएगा 1.66। ठीक है, अब इसका बेस बदल दो। इफ वी चेंज द बेस प्राइस एंड क्वांटिटी द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस विल नॉट चेंज इन दिस मेथड। अब दोबारा तुमने उलट दिया तो 100 बटा 5 हुआ और 10 प्लस 15 और 200 प्लस 100, 100 बटा 5 गुणे 25 बटा 300, फिर कितना आया 1.66। यहाँ तुम चाहे बेस इसको लो 10 को, चाहे बेस लो 15 को, दोनों में बांग की लोच कितनी आ रही है 1.66। लेकिन हमने पॉइंट मेथड में देखा था कि दोनों में एक जगह 1 आ गई, एक जगह 3 आ गई। तो अगर बड़ा चेंज होता है तो इन केस ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेशन जो होगा वो रिलायबल नहीं होता है। लेकिन जब हम आर्क मेथड से निकालते हैं तो दोनों ही स्थितियों में बेस वो 10 को माने चाहे 15 को माने, हमारा जो इलास्टिसिटी आती है वह 1.66 आती है। इट मीन्स आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ मेजर चेंजेस इज मोर रिलायबल देन पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट्स वाई वी कैलकुलेट आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात समझ में आई? ये बात अक्सर तुम्हारी परीक्षा में पूछा जाता है कि आर्क मेथड का प्रयोग क्यों कहाँ ज़्यादा उपयोगी है। तो जहाँ मेजर चेंजेज होते हैं वहाँ हम आर्क मेथड का प्रयोग करते हैं, और जहाँ बहुत माइनर चेंजेज होते हैं वहाँ हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक सवाल और भी अक्सर पूछा जाता है तुम्हारी परीक्षा में, प्राइस इलास्टिसिटी एंड प्राइस कंजम्पशन कर्व, कि कीमत लोच और कीमत उपभोग रेखा। पीछे आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है, वहाँ आपने कीमत उपभोग रेखा पढ़ी है। कीमत उपभोग रेखा क्या होती है? कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप संतुलन के विभिन्न बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा कीमत उपभोग रेखा कहलाती है। आपको शायद याद होगा। आपने देखा था पहले कि अगर दो वस्तुएं हैं एक्स एंड वाई, उपभोक्ता की आय, वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं, तो हम कीमत रेखा ए बी खींच सकते हैं और यहाँ यह इक्विलिब्रियम है। अब अगर कीमत में एक्स के परिवर्तन होता है, वाई का मूल्य स्थिर रहता है, तो कीमत रेखा कैसी हो जाएगी? ऐसी। कीमत और कम होता है तो ऐसी, और कम होता है तो ऐसी। यहाँ हमने आपसे कहा था कि हमको कीमत रेखा का ढाल और ढाल में होने वाला परिवर्तन और उस परिवर्तन का नेचर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम इस बात की व्याख्या कर पाएंगे कि कौन सस्ती हो रही है, कौन महंगी हो रही है। ठीक है, तो अब अगर इस इक्विलिब्रियम को हम यहाँ बना दें, यहाँ बना दें, यहाँ बना दें और इन सबको मिला करके रेखा खींच दें ऐसे, तो इसे क्या कहेंगे? कीमत उपभोग रेखा कहते हैं। ठीक है, यही कीमत उपभोग रेखा जो बनी हुई है, यह मांग की लोच को कैसे डिफाइन करती है, यही पूछ रहा है कि व्हाट इज रिलेशनशिप इन बिटवीन प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कह रहा है कि इफ प्राइस कंजम्पशन कर्व हैज ए नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप का मतलब ये जैसे बना हुआ है, ऐसे नीचे की ओर गिरता हुआ है, तब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस विल बी ग्रेटर देन 1, तब मांग की लोच क्या होगी? 1 से अधिक होगी। यदि कीमत घटती है तो इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता का व्यय पहले से अधिक होगा। कुल व्यय विधि में हमने क्या देखा था? अगर कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक, कुल व्यय घट जाता है तो मांग की लोच इकाई से कम, और यदि कुल व्यय स्थिर रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर। तो यदि प्राइस कंजम्पशन कर्व का ढाल ऋणात्मक है, अर्थात अगर ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ है, तो इसका मतलब है कि ढाल ऋणात्मक है और मांग की लोच इकाई से अधिक है। तो यहाँ जो है इसमें बना हुआ है साफ साफ, ये चित्र आप देख लीजिएगा। इसके अलावा दूसरा क्या है? ये रेखा जो आपने बनाया, कीमत उपभोग रेखा, यह अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए, स्ट्रेट का मतलब ये है आपकी विभिन्न कीमत रेखाएं हुई ऐसे, संतुलन यहाँ है और यहाँ है, ये प्राइस कंजम्पशन।
अगर कीमत उपभोग रेखा सीधी रेखा है तब यहाँ इफ प्राइस कंजम्पशन कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस विल बी यूनिटरी। यहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। और इसी तरह से अगर ये है अपवर्ड राइजिंग हो जाए, जैसे ये है रेखा संतुलन अगर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे प्राइस कंजम्पशन कर्व, तब यहां मांग की लोच इकाई से कम होगी। ठीक है, आपने इस तीनों तरह की कीमत उपभोग रेखाएं वहां सामान्य वस्तु, निम्न कोटि की वस्तु, गिफिन वस्तु के संदर्भ में भी इन डिफरेंस कर्व में देखा था ना, कि अगर सामान्य वस्तु होगी तो पहला ऐसे, ये आपको याद है, अगर ऐसे कीमत रेखा होती है और पहले संतुलन यहाँ है, अगर सामान्य वस्तु है तो आपको याद है कि ये मैंने बनाया था इस तरह से। ठीक है, तो अगर यह बहुत अच्छी वस्तु है तो इस संतुलन इसकी इधर होगा। ठीक है, या यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। अगर यहाँ हो जाता है इसका मतलब कि इसकी मांग बढ़ती तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। अगर यहाँ हो जाता है इसका मतलब कि इसकी मांग घट जाती है। देख रहे हैं ये प्राइस कंजम्पशन कर्व कैसा हो जाता है, ये वाई एक्स की तरफ मुड़ जाता है, यानी एक्स की मांग पहले से भी कम हो जाती है ना। तो ये प्राइस कंजम्पशन कर्व हम लोग पहले बहुत विस्तार से इंडिफरेंस कर्व के दौरान पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप कोई ऐसी भी रेखा बना सकते हैं जिसमें सारा एक साथ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है, इसकी बहुत जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बना सकते हैं, जैसे ऐसे। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ढाल कैसा हो गया, ऐसी, फिर यहाँ से कैसा हो गया, स्थिर हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ बना दो तो कैसा हो जाएगा, ऐसा ना। तो इसी में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, इलास्टिसिटी यूनिटरी हो जाएगी, इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाएगी। एक साथ ही आप बना सकते हैं सबको, जहाँ वो दिखाएगा कि कहाँ से कहाँ तक ग्रेटर देन 1 है, कहाँ से कहाँ तक लेस देन 1 है और कहाँ से कहाँ तक यूनिटरी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें साफ साफ बनी हुई हैं और साफ साफ लिखी हुई हैं, आप आराम से देख लेंगे। इसके बाद देखो कि जो इसका स्लोप है, कीमत रेखा का स्लोप और मांग की लोच, एक आपने पीछे देखा था कि अगर सीधी रेखा है मांग ऐसे, ठीक है, तो इसके विभिन्न बिंदुओं पर, यानी यहां E1, E2, E3, E4 और E5, तो किसी स्ट्रेट डिमांड कर्व के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है। ये आपने पढ़ा पीछे कि लोअर सेक्टर बटे अपर सेक्टर के हिसाब से अगर हम यहाँ विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग, तो यानी 1 हो जाएगा। अब नीचे जाओगे तब यहाँ 1 से कम हो जाएगा, एकदम यहाँ पहुँचेगा तो 0 हो जाएगा ना। और इधर जाओगे तब 1 से अधिक हो जाएगा और यहाँ जाओगे तो अनंत। इतना हम लोगों ने पीछे का पढ़ लिया था। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मांग की रेखाओं के ढाल अलग अलग हों लेकिन उनकी मांग की लोच आपस में बराबर हो। ऐसा कैसे होगा, सो मिटाए। अगर मान लो कोई ये रेखा है और कोई ये रेखा है, और हम अगर इस तरह से यहाँ E1 पर और यहाँ E2 पर मांग की लोच ज्ञात करना चाहें
तो पता ये चला कि इस ये यहाँ भी ठीक आधा आधा है और यहाँ भी कैसा है, ठीक आधा आधा है। तो यहाँ भी मांग की लोच इकाई के बराबर आ जाएगी और यहाँ भी कितनी आ जाएगी, के बराबर। जबकि दोनों का ढाल कैसा है, डिफरेंट है। यहाँ बता रहा है कि x सस्ता हो गया है और यहाँ है कि x महंगा है। तो दोनों का ढाल डिफरेंट होने पर भी मांग की लोच कैसी हो सकती है, बराबर हो सकती है। इसका मतलब कि ढाल को देख करके आप नहीं कह सकते कि लोच कैसी है। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो दो मांग रेखाएं एक ही बिंदु पर काट रही हों और वहीं दोनों की मांग की लोच अलग अलग हो। जैसे ये देखो, ये तो हो गया कि दो ढाल हैं, इसके बाद मांग रेखा इलास्टिसिटी एक हो सकती है, दूसरा एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट हो। जैसे मान लो ये ई बिंदु पर मांग की लोच दोनों पर कैसी होगी, ए बी A1 B1 X और तुम बताओ, ए बी और A1 B1 में मांग की लोच उस बिंदु पर कितनी होगी, कहाँ ज्यादा होगी, कहाँ किसके संदर्भ में ज्यादा, किसके संदर्भ में कम होगी। ए और A1 ई बिंदु के बराबर, B1 के बराबर। कौन बताएगा भाई। यहाँ ई कैसे निकालोगे, ई बिंदु पर दोनों ही मांग रेखाओं के संदर्भ में इलास्टिसिटी ऑफ, जहाँ बता बेटा। सर एबी पे जो है कम विस्तार होगी और एम जो एम डेल दिखेंगे, हम ऐसे निकालेंगे कि जो फार्मूला है लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर, तो हम ये देखेंगे कि जो ईबी है, ईबी है बटे ई ए, यहाँ आएगा EB1 बटे EA1। तो देखने से लग रहा है कि यहाँ कम है, कम में ज्यादा भाग दे रहे हो तो भागफल जो होगा वो कम आएगा, और यहाँ ये ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा में कम से भाग दे रहे हो तो ज्यादा आएगा। इसका मतलब मांग की लोच इस मांग रेखा के संदर्भ में ज्यादा आएगी, इसके संदर्भ में कम आएगी। जबकि दोनों का एक पॉइंट सेम है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसा है, सेम है, इसके बाद भी मांग की लोच दोनों पर अलग अलग है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर दोनों रेखाओं का ढाल एकदम बराबर हो तब क्या होगा। अगर दो मांग रेखाओं का ढाल एकदम बराबर हो तब मांग की लोच कैसी होगी। ठीक है, यहाँ ये है और सेम इसी के पैरेलल ये रेखा खींची गई है। ठीक है, अब निश्चित रूप से जो यहां मांग की लोच होगी E1 पर और जो यहां होगी, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। कैसे होंगी बताओ, दोनों के नीचे का भाग बराबर होगा ऊपर के भाग से, तब कैसे होगा। अरे ये इसकी लंबाई नापोगे स्केल से तो बड़ी होगी छोटी होगी, तब इसकी लंबाई अगर ज्यादा होगी तो इसको तुम अगर कोई बिंदु ऐसे ऐसे काटता है, कोई बिंदु मान लो, तो निश्चित रूप से ये दोनों दूरी आपस में बराबर कैसे हो सकती हैं ना, कुछ न कुछ तो अंतर आएगा ही आएगा। इसका मतलब है कि ये अलग बात है कि कम होगी ज़्यादा होगी, वो एक कैलकुलेशन का विषय है। ये तो निश्चित है कि दोनों आपस में बराबर नहीं होगी। ठीक है, साफ साफ लिखा है कि अगर मांग रेखा राइट शिफ्ट कर जाती है स्लोप में, तो जो उसकी मांग की लोच है वो घटने लगती है। वैसे भी तुम जितना वर्टिकल होते जाते हो उतनी लोच क्या होती है, बढ़ती जाती है, और जितना फ्लैट होते जाते हो उतनी लोच क्या होती है, ज़्यादा लोचदार होती जाती है। यही ना, तो हो गया। तो इसलिए दोनों बिंदुओं पर मांग की लोच बराबर नहीं होगी, अलग अलग होगी, ढाल भले आपस में बराबर है।
अब देखो मांग की कीमत लोच का निर्धारण कैसे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। अक्सर तुम्हें परीक्षाओं में यही सवाल पूछा जाता है, चाहे वो तुम्हारी नेट की परीक्षा हो चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, यही फार्मूला अक्सर जगह जगह पूछा गया। क्या चीज़? डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत लोच के निर्धारक क्या है। इसमें बहुत दिमाग भी नहीं लगाने की ज़रूरत है। हमने पढ़ा है कि कीमत प्रभाव में दो प्रभाव शामिल हैं, आय और प्रतिस्थापन। तो इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि कोई पूछता है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो आप तुरंत ही कह सकते हैं कि इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से मिलकर के चूंकि बनता है, इसलिए सब्स्टिट्यूटेबिलिटी एंड इनकम टू आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच डिटरमिन द प्राइस इलास्टिसिटी। तो आय आपकी एक हो गई, और दूसरी जो प्रतिस्थापन की डिग्री है, किस अंश तक किसी आप वस्तु को किसी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसे हम सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कहते हैं, वह तय करती है कि कीमत लोच कैसी या कितनी होगी। अब आप देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान सुनिए। द ग्रेटर द प्रपोर्शन ऑफ इनकम, नहीं एक चीज़ है, ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन द ग्रेटर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट। अगर किसी वस्तु में स्थानापन्नता या उसे प्रतिस्थापित करने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ मांग की लोच बहुत अधिक होगी। दूसरी तरफ ग्रेटर द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी द ग्रेटर विल जनरली बी इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। अगर आप किसी वस्तु पर ज़्यादा अपने आय का हिस्सा खर्च करते हैं, तो वहाँ मांग की लोच ज़्यादा होने की गुंजाइश रहती है। और इसका उल्टा भी है, अगर बहुत कम हिस्सा आप खर्च करते हैं तो मांग बहुत लोचदार आपकी नहीं होती है। इट कैन बी प्रूव्ड बाय इलास्टिसिटी इक्वेशन आल्सो। अब देखो, जो एक्सपेंडिचर की इलास्टिसिटी है वो क्या है, उसका एक फार्मूला है कि 1 माइनस के एस इंटू इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्लस के एक्स इंटू इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। ऐसे देखो, बहुत आसान तरीका है। अगर हम इसको कहें कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर कहें, या इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी अगर कहें, तो यह है इनकम इलास्टिसिटी EI प्लस सब्स्टिट्यूशन की इलास्टिसिटी, दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, कीमत की इलास्टिसिटी। यही ना भाई, दोनों से मिलके बना है। तो अब इनकम की इलास्टिसिटी में हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि जितना आपकी आय है उसका कितना हिस्सा आप उस वस्तु पर खर्च करते हैं, उसी से तय होगा ना कि कुल कितना व्यय होगा। मान लीजिए अपने आय का आप 100 रुपये आपके पास है मान लीजिए, और उसमें से आप किसी वस्तु पर 20 रुपया खर्च करते हैं। इसका मतलब उस वस्तु की मांग में होने वाला जो परिवर्तन होगा वह उसी 20 रुपये से प्रभावित होगा। तो वो 20 रुपया गुणे आय की लोच कितनी है। तो अगर हम यहाँ KX कर दें, इसको क्या कर दें, KX का मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ इनकम विच यू स्पेंड ऑन X कमोडिटी। आय का वह भाग जो आप X को खरीदने पर व्यय करते हैं। अगर आपने X पार्ट यहाँ खर्च कर दिया, तो अब प्रतिस्थापन के लिए क्या बचा, 1 माइनस X KX। क्या बचा, 1 माइनस KX, यही तो बचा ना भाई। KX आपने खर्च कर दिया है, एक था 100 रुपये में 20 रुपये आपने खर्च कर दिया है, तो अब कितना बचा, 80 ना। कैसे आएगा, 100 माइनस 20, तो यहाँ 1 माइनस KX ही तो होगा वो। ज़्यादा आसान है समझना, 100 माइनस 20, 1 माइनस KX में कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। तो 1 का मतलब होता है कुल मेरे पास जितना है। 1 का मतलब क्या होता है, टोटल होलसम व्हाटएवर वी है।
वो 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है। तो 1 माइनस के एक्स क्या हो गया, वो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। तो अगर हम इस फार्मूले को पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स ई आई प्लस 1 माइनस के एक्स अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यही तो होगा। इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है ना। ऐसे समझो कि ये यहाँ ई आई में तुमने 20 का गुणा कर दिया और इसमें कितने गुणा कर दिया, 80 का। बस लिखना मत वहाँ कॉपी उपी में, समझने भर के लिए ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें एक्सप्लेन किया गया वेयर ई एक्स पी स्टैंड्स फॉर प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एक्स। ई एक्स पी क्या है, ये हो गया ई एक्स पी स्टैंड्स फॉर प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एक्स। ई एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी। के एक्स प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन एक्स, जो हमने आपको बताया कि 20 रुपया आय का वह भाग जो आप एक्स पर खर्च करते हैं। ई आई द इनकम इलास्टिसिटी फॉर गुड एक्स, वही इनकम इलास्टिसिटी है वह भाग जो आप एक्स पर खर्च करते हैं। ये प्रतिस्थापन की लोच है, और 1 माइनस के एक्स जो आप प्रतिस्थापन के लिए बचा हुआ पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। It is clear that if elasticity of substitution and elasticity of income are given, the higher kx, the higher will be the price elasticity of demand. इसका मतलब है कि अगर सब कुछ दिया हुआ है तो kx जितना ज़्यादा होगा मांग की लोच उतनी ही ज़्यादा होगी, kx जितना कम होगा मांग की लोच उतनी ही, यानी आप अपनी आय का जितना ज़्यादा हिस्सा खर्च कर रहे होंगे किसी वस्तु पर, वहाँ मांग की लोच उतनी ज़्यादा होगी, और जहाँ आप कम हिस्सा खर्च कर रहे होंगे वहाँ मांग की लोच कम होगी। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि ग्रेटर, ये सब लाइनें वास्तव में फार्मूला हैं, आपको रटी होनी चाहिए। परीक्षा में सीधे लाइन आती है और आपको सिर्फ टिक करना होता है कि यही उत्तर सही होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेस टू विच ए कमोडिटी कैन बी पुट द ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। जिस वस्तु के जितने अधिक उपयोग होंगे, ये लाइन भी रटने वाली है, जिस वस्तु के जितने अधिक वैकल्पिक उपयोग होंगे उसमें मांग की लोच उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कोई वस्तु बहुत जगह इस्तेमाल होती है, ठीक है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, हजारों जगह इस्तेमाल होता है, बहुत सारा उसका, तो जैसे ही उसका मूल्य थोड़ा सा घटेगा मांग उसकी बहुत ज़्यादा क्या होगी, क्योंकि तमाम उपयोगों में उसका प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा। उसका उल्टा भी है कि जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगी कुछ गैर जरूरी उपयोगों में उसका उपयोग तुरंत होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जैसे ही जिन चीज़ों के बहुत सारे वैकल्पिक विकल्प होते हैं, यूज़ होते हैं, उनकी मांग की लोच ज़्यादा होती है। ये लाइन आपको याद रखनी है। अब क्या है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी बिटवीन गुड्स अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पूरकता भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। पूरकता का मतलब जिनको आप साथ में इस्तेमाल करते हैं। पूरक वस्तुएं किन्हें कहते हैं, दे हु कंप्लीट ईच अदर, एक दूसरे को पूरा करती हैं, अकेले उनका कोई वजूद। या जैसे पेन और स्याही, पेन और स्याही में अकेले पेन का क्या मतलब है अगर स्याही नहीं है तो, ठीक है। द डिमांड फॉर कॉमन साल्ट इज इनएलास्टिक partly because consumer do not use it alone but along with other things। जैसे नमक अकेले हम नहीं खाते, खाते हैं अकेले के एक चम्मच नमक ही चले खाएं, हैं, हमेशा किसी चीज़ के साथ खाते हैं। वैसे भी नमक से ज़्यादा बड़ा जहर इस धरती पर कुछ बना नहीं है ना। हमको आपको लगता है जो चीज़ नमक सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके खाने में टेस्ट पैदा करने के लिए, सारा कुछ अमृत डाल करके खाना बना दीजिए, नमक मत डालिए, कैसा लगेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा किसकी वजह से लगता है, और सबसे खतरनाक भी खाने में क्या होता है। इसका मतलब जो चीज़ बहुत अच्छी लगे उससे संभल के रहने की ज़रूरत है, वो बहुत खतरनाक भी हो सकती है ना। नमक हम लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। सफ़ेद तीनों चीज़ें, नमक, चीनी, मैदा, जीवन में खाना बंद कर दीजिए, 3/4 बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, आपको फिर जीवन में परेशान नहीं करेंगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि यही 3 हमको सबसे अधिक प्रिय हैं, इनको छोड़ते छोड़ते हम बीमार हो जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि कम खाना चाहिए।
ठीक है, डिमांड टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक इफ द टाइम इन्वॉल्व इज लॉन्ग। इन शॉर्ट रन सब्सटीट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी टू अनदर इज नॉट सो इजी। ध्यान रखिएगा, अगर हमने पढ़ा है समय तत्व, एक दिन पढ़ा था कि मूल्य निर्धारण में समय तत्व की भूमिका, तो यदि लंबा समय है तो मांग आपकी लोचदार होती है, अगर कम समय है तो मांग आपकी बेलोचदार होती है, क्योंकि तुरंत फिर उसमें कोई आपके पास विकल्प नहीं होता है। When price rises from OP1 to OP2, quantity decreases from OQ to OM in short run and OQ to ON in long run. Delta Q is larger in long run. अब देखो एक चित्र इसमें बना हुआ है, तुम भी देख लो। ये मान लो प्रारंभिक संतुलन था तुम्हारा। अब अगर कीमत बढ़ जाती है, देखो ठीक है, नामकरण वही कर दें तुम्हारा। तुम्हारे पास दीर्घकाल में समय थोड़ा ज़्यादा रहता है और अल्पकाल में समय तुम्हारे पास कम रहता है। तो जब कीमत बढ़ी है तो अल्पकाल में केवल इतनी ही मांग रखी है, लेकिन दीर्घकाल में या लॉन्ग रन में कितना घटी, इतनी घटी। इसका मतलब कि लॉन्ग रन में स्कोप ज़्यादा होता है इलास्टिसिटी के ज़्यादा होने का, दीर्घकाल में कम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तुमने देखा है कि आड़ी लोच का मतलब होता है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स बट ए प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। आड़ी वस्तु में स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की बात हम करते हैं। मूल्य किसी का बदलता है, मांग किसी की बदलती है। ठीक है, और यहाँ फार्मूला बिल्कुल वही होगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, इंटू P अपॉन Q। यहाँ हम x Q की बात करेंगे और कीमत y की होगी। ठीक है, बस कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ मात्रा x की होगी, कीमत y की। वो पहले हम क्या करते थे, दोनों एक ही वस्तु के संदर्भ में अध्ययन करते थे, उसी की मात्रा उसी की कीमत। ठीक है, तो इसे एक उदाहरण है, देख लो कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेस फ्रॉम 750 पर ग्राम टू 10 रुपीज़। मान लो ये 8 रुपये हो गया, 7.5 से बढ़ करके 8 रुपया हो गया। एज ए रिजल्ट डिमांड फॉर टी इंक्रीजेज फ्रॉम 60 ग्राम से 70 ग्राम। कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई और उसके परिणाम स्वरूप चाय की मांग बढ़ गई। यह बात ध्यान देने वाली। जब वस्तुएं स्थानापन्न होती हैं तो एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो दूसरे पर असर क्या पड़ेगा। जैसे कॉफ़ी महंगी हो गई तो चाय की मांग क्या होगी। इसका मतलब कि अगर वस्तुएं स्थानापन्न है तो एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है और दूसरे की मांग भी उसी दिशा में क्या होगी, बढ़ेगी। तो कह रहा है कि 7.5 रुपये से 8 रुपया हो गया, तो चाय की मांग 60 ग्राम से बढ़ करके 70 ग्राम हो गई। फाइंड आउट क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टी एंड कॉफ़ी। उसके बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी ज्ञात करिए। तो करना क्या है, डेल्टा क्यू एक्स क्या हो जाएगा, 70-60 का डिफरेंस 10 हो जाएगा।
डेल्टा पी वाई क्या हो जाएगा, 8 और 7.5 का डिफरेंस यानी 50 पैसा। पी वाई क्या हो जाएगा, 7.5 पहले था और क्यू एक्स पहले 60 था। अब इसको फार्मूले में रख देंगे तो क्या होगा, 10/50 और गुणे 750/60 तो कितना आ गया, 5/2 बराबर 2.5। तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी आई वो कितनी आ गई, 2.5। करना कुछ नहीं है, जैसे निकालते हो वैसे ही है, सिर्फ दिमाग में एक्स वाई याद रखने का है कि मूल्य दूसरे का रहेगा, मात्रा दूसरे की रहेगी। बाकी कोई कैलकुलेशन में या कोई किसी तरह के मैथमेटिकल एनालिसिस में कोई डिफरेंस नहीं है। सर इसका चार्ट इसका क्रॉस इलास्टिसिटी में तुम ध्यान ही मत दो कि वो क्रॉस है, सीधी सी बात है। जैसे सामान्य पढ़ते हो तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी पढ़ते हो ना, इंटू पी बटे क्यू, यही तो पढ़ते हो। बस यही जानो, क्या जरूरत है एक्स वाई जानने की ना, मन में रखो। जैसे मात्रा एक्स की बदलती है और कीमत केवल वाई की चेंज होती है, इतना ही तो करना है। कॉफ़ी की कीमत बदल रही है, कॉफ़ी की कीमत 7.50 से बढ़ के कितनी हो गई, 8 तो हो गया। बस ये जानो कीमत बढ़ रही है, कॉफ़ी और चाय जानने की ज़रूरत ही क्या है, कीमत बढ़ गई। अब मांग क्या की, 60 ग्राम से बढ़ कितनी हो गई, 70 ग्राम। बस ये भी मत जानो कॉफ़ी की बढ़ी कि चाय की बढ़ी। थोड़ा दुखी हो रहे हो अगर तो क्या ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ लिखने वाली बात है एक्स वाई, बाकी थोड़ा कुछ करना है। अगर तुम बिल्कुल ध्यान मत दो, कैलकुलेशन कर दो तो भी ढाई आएगा, उठाई आने में कोई झगड़ा नहीं है। वो तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि x की मूल्य में परिवर्तन हो रहा है और y की मांग बदल रही है। लेकिन चूंकि एक ही मांग की मात्रा है और एक ही कीमत है, तो इस नहीं भी अगर आप जान रहे हैं कि कौन x है कौन y है, तब भी आपके रिजल्ट में कोई उत्तर आ जाएगा, आप फेल नहीं होंगे। ये अलग बात है कि आप पकड़ लिए जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपको जानकारी नहीं होगी। लेकिन x और y इसलिए जानना जरूरी है कि जब भी आप स्थानापन्न और पूरक वस्तु की बात करते हैं तो उसमें हमेशा दो वस्तुएं शामिल होती हैं, एक ही वस्तु नहीं होती है। लेकिन एक वस्तु का मूल्य होता है और दूसरे की मात्रा होती है, तो थियरम तो बिल्कुल वही है, पहले जैसा ही। मूल्य बढ़ रहा है तो मांग बढ़ रही है, भले उसी वस्तु की मांग नहीं है, दूसरे की है। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरह से आप क्रॉस इलास्टिसिटी की व्याख्या कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दो स्थानापन्न वस्तुओं के बीच में जो आड़ी लोच होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। अर्थात एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो दूसरे की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, उसी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसमें आपने देखा कॉफ़ी महंगी हुई तो चाय की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो अगर एक वस्तु इसी तरह से, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू कमोडिटीज, टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नेगेटिव, अगर पूरक वस्तुएं हैं तब क्या होगा, तब उनके बीच मांग की लोच कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अब कैसे होगी, पूरक के हैं मान लो पेन और स्याही, थोड़ी देर के लिए। अब मान लो पेन की कीमत बढ़ गई, पेन की कीमत क्या हुई, बढ़ गई, तो स्याही की मांग क्या होगी, पेन की कीमत बढ़ गई तो स्याही की मांग क्या होगी। भाई जब पेन महंगी हो गई तो हम लोग कम खरीदेंगे पेन ना, तो पेन कम खरीदेंगे, स्याही ज़्यादा ले क्या करेंगे, तो स्याही भी तो कम खरीदेंगे। इसका मतलब पेन की कीमत बढ़ी तो स्याही की मांग घट गई। यहाँ इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उनके बीच संबंध क्या होता है, यहाँ इलास्टिसिटी निगेटिव होगी। कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नेगेटिव, मीन्स प्राइस ऑफ एक्स अगर गिरेगी तो डिमांड ऑफ वाई बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही है कि अगर एक सस्ती होती है तो वाई की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इसको तुमको बनाना हो, ये तुमने जो इंडिफरेंस कर्व पढ़ा ना,
ये समझ लो कि लाइफ लाइन है। इंडिफरेंस कर्व वाला चैप्टर क्या है? लाइफ लाइन है। जितना तुमको अच्छे से आएगा उतना ही तुमको बाकी सब कुछ अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ ये है इक्विलिब्रियम मान लो, यहाँ x है और ये y, दो वस्तुएं ये पूरक है। ऐसी वस्तुएं हैं पूरक है। अब x अगर सस्ती हो गई पूरक वस्तुओं में, ऐसे हो गई ना, ऐसे पढ़े थे, तो अभी तुमने पढ़ा कि x सस्ती हो गई तो y की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। क्योंकि अब पेन सस्ती हो गई है, खूब पेन और लोग खरीद रहे हैं, तो स्याही भी क्या करेंगे? खूब खरीदेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पहले था इतना, ये ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ये पेन की मांग बढ़ेगी, घटेगी, कीमत कम हुई तुम्हारी, तो स्याही की मांग क्या हो गई? बढ़ गई। और कुछ मांग पेन की भी बढ़ी, तो ये देखा कैसी होगी? इस तरह प्राप्त होगी। तो अगर x कीमत सस्ती होती है तो y की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। चलो, इसी तरह से अगर गिफिन वस्तु है मान लो इन केस, तो यद्यपि गिफिन वस्तु तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन वहाँ भी जो इनकम प्राइस इलास्टिसिटी होती है बहुत ज़्यादा निगेटिव होती है। क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि वहाँ इनकम इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ निगेटिव इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वह पहले से भी मांग को ज़्यादा कम कर देता है। ये तुमने पीछे पढ़ा है, इसी ये है, ठीक है। यहाँ ये चित्र तुमको याद होगा, ये है ए बी दी हुई कीमत रेखा है और यहाँ संतुलन है। ये सस्ता हो जाता है, ये सस्ता हो गया, ठीक है। तो जितना प्रतिस्थापन बढ़ाता है इसकी मांग को कीमत कम होने के कारण, ठीक है, वो हम रेखा नहीं बना रहे हैं, जो यहाँ बनती है कहीं मान लो, जितना बढ़ता है उससे कई गुना ऋणात्मक आय प्रभाव इसकी मांग को कम कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहाँ से x1 से वह प्रतिस्थापन में यहाँ तक जाता तो है x2 तक, लेकिन इसके आगे जाने के बजाय यह इनकम इफेक्ट क्या करता है, इसकी मांग को इतना कम कर देता है कि संतुलन यहाँ हो जाता है। कहाँ हो जाता है? यहाँ। इसका मतलब कि मात्रा उससे भी क्या होती है, कम हो जाती है। ये बात तुमको याद रखने वाली है कि इस प्रतिस्थापन प्रभाव के, हमने आपसे उस दिन भी ये बात कही थी कि इस प्रतिस्थापन प्रभाव से अगर राइट इक्विलिब्रियम होता है यहाँ, तो यह एक सामान्य वस्तु होगी। अगर इस प्रतिस्थापन प्रभाव के बीच में कहीं होता है इक्विलिब्रियम, सपोज यहाँ, तब ये निम्न कोटि की वस्तु होगी। अगर इस प्रतिस्थापन प्रभाव के लेफ्ट में कहीं इक्विलिब्रियम हो जाता है मान लीजिए, तब ये गिफिन वस्तु होगी। ये तीन बात आपको रट लेने की जरूरत है। यह इतना प्रतिस्थापन प्रभाव वाली जो दूरी है, यह आपके दिमाग में रटी होनी चाहिए कि ये तो सदैव पॉजिटिव होगी, सदैव बढ़ेगी, चाहे जो स्थिति हो, चाहे सामान्य वस्तु हो, चाहे निम्न कोटि की हो, चाहे गिफिन वस्तु हो, इससे मतलब नहीं है। प्रतिस्थापन तो मांग को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन इनकम इफेक्ट अगर थोड़ा वीक है तो निम्न वस्तु है, अगर इनकम इफेक्ट स्ट्रांगर है तो गिफिन वस्तु है, और मांग की लोच नेगेटिव होगी। यह लाइन या ये सारी जितनी भी आपको हम लाइन बता रहे हैं, जानबूझ करके आपको हम ये सब इसमें लिखा भी है साफ साफ, बिल्कुल पढ़ के इसलिए सुना दे रहे हैं। ये लाइन रटने वाली है, ये आपको परीक्षा में ऐसे ही आती हैं कि आप इनको बताइए कि क्या होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी के संदर्भ में जो कीमत उपभोग रेखा होती है वह कैसी होती है, आपसे यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यदि कीमत उपभोग रेखा
वह उसका ढाल नीचे की ओर है, ये देखिए अगर इस तरह बन गया, ये देख रहे हैं, अगर ऐसे बन गया, ये देखा, ये चित्र बना हुआ है उसमें अच्छे से समझ लेना। अगर ये हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग है अगर ढाल, तो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर यह स्ट्रेट लाइन है, ऐसे हो गई कीमत भोग रेखा, तब क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। इसे अच्छे से आपको याद रखना है। और यदि कीमत उपभोग रेखा अपवर्ड राइजिंग हो गई, ऐसे ऐसे, तब निगेटिव होगी क्रॉस इलास्टिसिटी। आपको ये तीनों स्थितियां, चित्र यहाँ बना है, साफ साफ नीचे उसके लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस कंजम्पशन कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। इन केस ऑफ जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस कंजम्पशन कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इन केस ऑफ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, ऊपर की ओर उड़ता हुआ। चित्र बना है, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, अब रट डालना मुझे उसको, ठीक है। ट्रिफी नामक अर्थशास्त्री ने इस आड़ी लोच को विभिन्न तरह के बाजारों के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया। जैसे उसने कहा कि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो वहाँ आड़ी लोच अनंत होती है, जब क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी इनफाइनाइट, अनंत होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपने पढ़ा है कि किसी भी वस्तु के बदले कोई भी वस्तु खरीद सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ही यही है कि एक ही वस्तु एक जैसी, एक क्वालिटी की पूरे बाजार में पाई जाती है, कोई कहीं से भी कुछ भी ले सकता है। इसका मतलब है कि न कोई वस्तु खराब है, न कोई वस्तु घटिया है, न किसी की कीमत कम है, न किसी की कीमत ज़्यादा है। तो यहाँ एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करने की संभावना कैसी है? अनंत संभावनाएं विद्यमान है। इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इन केस ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार में बहुत कम, बहुत निम्न होती है। क्यों? एकाधिकारी एक आदमी है, उसकी वस्तु बड़ी एक्सक्लूसिव है, या तो ऐसी वस्तु बाजार में नहीं है, या है भी तो बहुत कम उससे मैच करती है। एकाधिकारी का मतलब ही होता है ना कि देयर इज ए सिंगल सेलर इन द मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। उस वस्तु को बेचने वाला बाजार में कैसा है? केवल एक व्यक्ति है। तो यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी का कोई मतलब ही नहीं, दूसरी है ही नहीं है, तो कंपेयर कहाँ से करोगे? इसलिए लगभग बहुत निम्न होती है। लेकिन जो प्योर अगर मोनोपोली है, एब्सोल्यूट मोनोपोली, मतलब बिल्कुल सिद्धांततः जैसा कि एक ही बेचने वाला है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो, क्योंकि और कुछ भी नहीं है, संभावना भी नहीं है कि इसका कोई विकल्प मिल सकता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ लार्ज या पॉजिटिव, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में अनंत होती है, तो आपने पढ़ा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी धीरे धीरे पूर्ण प्रतियोगिता की ओर जाने का प्रयास है ना। एकाधिकारात्मक और पूर्ण प्रतियोगिता, तो इसलिए यहाँ थोड़ी सी आड़ी लोच कैसी होती है? पॉजिटिव होती है या ज़्यादा होती है। इसके बाद देखिए मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं? जैसे हमने अभी तक पढ़ा, मांगी जाने वाली मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, वैसे यहाँ पढ़ते हैं मांगी जाने वाली मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे आय में आनुपातिक परिवर्तन, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। तो अब फार्मूला भी जैसा हमने पीछे लिखा वैसा ही यहाँ हो जाएगा। मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालते हैं? मात्रा में परिवर्तन Q1 Q2 का अंतर बटे प्रारंभिक गुणे 100, ठीक है, यानी डेल्टा Q
अपॉन क्यू इंटू 100। तो आय में आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अगर आय को हम मान लो यम से व्यक्त करें, मनी इनकम को किससे व्यक्त करें? यम से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? M1 M2 बटे M1 बराबर डेल्टा यम बटे यम। अगर सीधा ऐसा कहें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यम बटे यम और गुणे 100 हटा दो। इसका मतलब अब यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और बटे डेल्टा यम अपॉन यम, या डेल्टा यम बटे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यम, और ये क्या हो जाएगा? यम अपॉन क्यू। जैसे लिखते हो ना, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यम इंटू यम अपॉन क्यू। सीधा सा है, जैसा कि हमने अभी तक लिखा है वहाँ यहाँ इसको भी लिख सकते हैं। अब क्या है, मान लिया कि इनकम राइजेज फ्रॉम RS 100 to 102 और मात्रा बढ़ गई 25 से 30 यूनिट। आय 100 से कितनी हो गई? 102। मात्रा कितनी बढ़ गई? 25 से 30। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक्स क्या होगा? तो डेल्टा क्यू कितना हो गया? 5। और डेल्टा यम कितना हो गया? 2। तो 5/2 गुणे इनकम पहले कितनी थी? 100 यानी 100/25। ठीक, तो हल कर दो, कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ मांग की आलोच क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब देखो यहाँ मांग की आय लोच इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक इसलिए इसको जानना जरूरी है कि कभी कभी कुछ फार्मूलों पर सीधे सवाल आ जाता है। जैसे जब आप मांग की लोच निकाल रहे होते हैं तो है क्या कि एक ही बात को, जैसे तुमने देखा था कि बिंदु विधि में नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग, वास्तव में वही फार्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, लेकिन उसके हमने मान बदल बदल करके एक नई डेरिवेटिव हमने प्राप्त किया कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे फार्मूले को आप तोड़, जैसे अलजेब्रा में देखो, अलजेब्रा में बहुत तरह से तुम अपने फार्मूले को तोड़ते चले जाते हो, बहुत कई रूपों में प्रेजेंट रहता है। बहुत सारे सवाल का जवाब ऐसा होता है कि सिर्फ उस रूप तक अगर तुमने फार्मूला तोड़ दिया तो जवाब अपने आप मिल जाता है। तो एक तरह से जो पूरा प्रोसेस है वो हम अगर कई तरह से जानते हैं, इसलिए देखो गणित के जो अच्छे अध्यापक हैं वो एक ही सवाल को बहुत तरह से लगाते हैं ना, उसी सवाल को दसों विधि से हल कर लेते हैं। और ऐसी भी विधि उनके पास होती है कि एक विधि में आप 2 घंटे का परिश्रम कर रहे हैं, नहीं हल हो रहा है, और दूसरी विधि में आप जवानी बता देते हैं कि अच्छे सवाल का उत्तर ये। जैसे अक्सर तुम लोगों का जो ये सवाल पेपर होता है रीजनिंग वाला, रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं तुम्हारे जिनका कैलकुलेशन करो दिन भर लग जाएगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें कुछ भी पूछ लिया, चाहे वो अल्फ़ाबेट से जुड़ा सवाल हो, चाहे घड़ी से जुड़ा सवाल हो, चाहे मामा मामी के रिलेशन से जुड़ा हुआ सवाल हो, तो जोड़ते रहो तो दिन भर जोड़ोगे, लेकिन अगर ट्रिक तुमको पता है तब फट से आ जाता है। तो इसी तरह से जैसे इफ द क्यू इज क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ द गुड एंड पी इज द प्राइस ऑफ द गुड, द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द गुड विल बी पी क्यू। अगर किसी वस्तु की कीमत पी है, मान लो 5 रुपया, पी से मत घबराओ, मान लो 5 रुपया, मात्रा क्यू है मान लो 10 रुपया, तो कुल कितना पे करोगे? 5 गुणे 10 बराबर 50। ये भी तो कर सकते हैं, पी इंटू क्यू बराबर 50। ठीक है ना, डर तो नहीं लग रहा है? हाँ, पी और क्यू लिख सकते हो, यानी हमारा कुल व्यय क्या हो जाएगा? पी इंटू क्यू। ये दिया हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम का मतलब है डेल्टा क्यू बटे क्यू भागे डेल्टा यम बटे यम। अब इसको अगर हम उलट देंगे तो डेल्टा क्यू अपान क्यू गुणे यम अपान डेल्टा यम, जब भाग को गुणा करोगे तो एक वैल्यू क्या होगी? उलट जाएगी। तो क्या आ गया? डेल्टा क्यू अपान क्यू इंटू यम अपान डेल्टा यम। अब मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई पी, हम ऊपर नीचे दोनों में क्या करते हैं? पी से गुणा कर देते हैं। ये
तुम उस पर पढ़े होगे अलजेब्रा में, हम समीकरण को सरल करने के लिए दोनों में इतना घटा दिया, दोनों में इतना जोड़ दिया, दोनों में इतने से गुणा कर दिया, दोनों में इतना भाग दे दिया। तो सिर्फ किसी दो वैल्यू को बराबर करके काटने के लिए ऐसा अक्सर किया जाता था कि दोनों में ही उसी वैल्यू से गुणा कर दो या भाग कर दो या घटा दो, जोड़ दो, तो कोई मूल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह इसमें भी किया गया है कि हमने ऊपर नीचे पी का गुणा कर दिया, तो जब हमने पी का गुणा कर दिया तो हो गया डेल्टा क्यूब इंटू पी बटे क्यू इंटू पी बराबर एम अपॉन डेल्टा यम, जैसे था इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ तुम नोट कर लेना। तो अब हो गया इलास्टिसिटी ऑफ इनकम जो आई डेल्टा ई अपॉन ई इंटू एम अपॉन डेल्टा यम बराबर डेल्टा ई बटे डेल्टा यम इंटू एम अपॉन ई। तो सब कुछ वैल्यू वही है, सिर्फ हमने क्या किया, उसका नाम बदल बदल करके या एक्सपेंडिचर के रूप में इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इलास्टिसिटी ऑफ इनकम अब क्या हो गई, देखो अब चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन गुड ए डेल्टा ई क्या हो गया, एक्स वस्तु में किए जाने वाले व्यय में परिवर्तन, डेल्टा ई वही हो गया ना, बते चेंज इन इनकम डेल्टा ई एम क्या हो गया, मॉनेटरी इनकम में परिवर्तन, और गुणे एम अपॉन ई, एम माने पहली इनकम, ई माने पहला एक्सपेंडिचर। तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ इनकम के फार्मूले को किस में व्यक्त कर दिया, एक्सपेंडिचर के टर्म में, और है फार्मूला वही जो हमने पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुमको इम्तिहान में सीधे भी आ सकता है, ये एक्सपेंडिचर के टर्म में फार्मूला लिखा हुआ है, पूछे एक बांकी लोज बताओ, तो ये पता होना चाहिए कि ये कोई हुआ नहीं है, ये वहीं से परिवर्तित होकर के आया हुआ है। अब देखो इसमें इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। अगर जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो इसका मतलब यह है कि नो चेंज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन इनकम। हमारी आय 100 से बढ़ के 200 हो गई, लेकिन हमारे व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर ये पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो है तो आय बढ़ी और डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर ये लेस देन जीरो है, निगेटिव है, तो आय बढ़ेगी तो मांग क्या होगी, घट जाएगी। हमने ये पहले से भी हम जानते हैं कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम स्पेंट ऑन ए गुड 1/kx। इफ elasticity of income of demand is 1/kx, then the whole of the increase in consumers income will be spent on the increase in quantity purchased of the good x. We know that ये हमें पता है कि मांग की लोच जो होती है एम बटे ई इंटू डेल्टा ई बटे डेल्टा यम। अब कह रहा है कि ये मान लो कि सपोज होल ऑफ द इंक्रीज इन इनकम डेल्टा यम इज स्पेंट ऑन द गुड एक्स। जितनी आय बढ़ी पूरी हमने क्या किया, एक्स पर व्यय कर दिया। देन चेंज इन एक्सपेंडिचर डेल्टा ई ऑन द गुड एक्स वुड बी इक्वल टू 1। यानी डेल्टा एम जितना बढ़ा सारा हमने खर्च कर दिया, तो डेल्टा ई ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए। जितना डेल्टा एम बढ़ा उतना डेल्टा एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। ठीक है, तो बराबर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, सब्स्टिट्यूटिंग डेल्टा एम फॉर डेल्टा ई इन द एबव मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इनकम वी गेट। तो अब यहाँ क्या होगा, जो ऊपर फार्मूला है ई अपॉन एम इंटू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एम, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा, इसमें कह रहा है कि इस फार्मूले में हम उसको शिफ्ट कर दें। अगर डेल्टा एम बराबर डेल्टा ई है, यही ना, तो कह रहा है कि ये डेल्टा एम फॉर डेल्टा ई के लिए शिफ्ट कर दें, तो इसका मतलब ये भी डेल्टा एम हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। ये मान लिया गया है कि जितनी आय बढ़ी पूरी आय क्या हो गई, व्यय कर दी गई, तो डेल्टा एम विल बी इक्वल टू डेल्टा ई। सो डेल्टा ई कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय डेल्टा एम। इट मीन्स डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम विल बी इक्वल टू 1। खत्म करो, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एम में एम का भाग दो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एम बटे ई बराबर हो गया
1/EM, एम बटे ई जो है ये बराबर हो गया 1/EM। इसी को उसने रेसिप्रोकल ऊपर कर दिया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/kx, वही kx का मतलब दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज बीइंग स्पेंट ऑन गुड x, तो उसका रेसिप्रोकल 1/kx का मतलब क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल 1/kx, वेयर kx बराबर e बटे m, proportion of income spent on x if ei is greater than 1/kx, more than the increase in consumers income would be spent on good and vice versa। अब जो elasticity of income है अगर greater than 1/kx है, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा आपका बढ़ा है वह कहाँ खर्च होगा, उस वस्तु के खरीदने पर व्यय होगा। इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ इनकम और kx के बीच का रिलेशन कैसा है, रेसिप्रोकल 1/kx है। ठीक है। मेजरिंग इनकम इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन एंजिल कर्व, हम लोगों ने पीछे आय प्रभाव में एंजिल कर्व भी देखा था ना। ये यहाँ बहुत हम लोग मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखो, तुमको याद होगा कि हमने ये कहा था कि जब आय ऐसे बढ़े या घटे तो इससे जो संतुलन बिंदुओं को मिला की ये रेखा क्या कहलाती थी, इनकम कंजम्पशन कर्व, या इसी को हम एंजिल वक्र कहते थे। ठीक है। तो अब इस एंजिल वक्र के माध्यम से हम कैसे मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं, ये कह रहा है कि मेजरिंग इनकम इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन एन एंजिल वक्र, एंजिल वक्र पर हम कैसे मांग की आय लोच ज्ञात करते हैं। आपकी परीक्षा में चित्र बना रहता है, पूछा जाता है बताइए मांग की लोच कितनी होगी। जैसे एंजिल कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड, एंजिल कर्व ये बताता है कि आय और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में क्या संबंध है। इट हैज़ पॉजिटिव स्लोप इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु होती है तो इसका आकार कैसा होता है, आय बढ़ती जा रही है और मांग भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो पॉजिटिव स्लोप होगा। जैसे ये बना हुआ है ये पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है। अब आप देखिए जो चित्र यहाँ आपका बना हुआ है उसमें ये है, यहाँ हम मात्रा लिख देते हैं और यहाँ हम इनकम लिख देते हैं यम। ठीक है। ये मान लीजिए ये है इतनी, ये तुम्हारा एंजिल कर्व है। ठीक है। एंजिल कर्व ई वही लिखते हैं जो लिखा हुआ है, तो तुमको आराम रहेगा। इधर आपने वाई एक्स पर मनी इनकम दिखाया, एक्स अक्ष पर दिखाया गया है मात्रा, क्वांटिटी परचेज। और यहाँ जब यह एंजिल वक्र है, मैंने आपसे कहा है कि यह पॉजिटिव होता है सामान्य वस्तु के संदर्भ में, और यहाँ हमको जब मांग की लोच ज्ञात करनी है तो मान लीजिए यहाँ अगर यहाँ हम आर लिख देते हैं, आर बिंदु पर अगर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो इसको ज्ञात करने का मैथमेटिकल डेरिवेशन तो बहुत टेढ़ा है, बहुत कठिन है, हमको पूरी ज्योमेट्री पढ़नी होगी, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं बहुत आसान में, लोअर सेक्टर बटे अपर सेक्टर, वही फार्मूला यहाँ हम याद रखते हैं। हमको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि लोअर सेक्टर किसको मानेंगे और अपर सेक्टर किसको मानेंगे। तो इस फार्मूले में अगर हम इसको फिट करते हैं आर बिंदु पर, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस एंजिल वक्र को हम नीचे तब तक ले जाते हैं, नॉर्मली नीचे तक नहीं लाते। आपने देखा था अपने पीछे बनाए थे, कैसे बनाए थे, ऐसे था, तो ऐसे 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 था, तो हमने ऐसे बना दिया। लेकिन इसको हम मांग की लोच ज्ञात करने के लिए नॉर्मली इसको नीचे एक्स एक्सिस तक तब तक खींचते हैं जब तक कि उसको कहीं क्या ना करेंगे, स्पर्श न करें या कट न करते हैं।
अब ये जब स्पर्श कर देगा ये रेखा, तब हमको बड़े आसानी से इसका वह फार्मूला यूज़ करने का आसान तरीका मिल जाएगा, जिसमें आप देखिए